और इस वक्त हमारे साथ निर्मल खन्ना जी जुड़ रही हैं। निर्मल खन्ना जी, एक इंसाफ का इंतजार आप भी लंबे वक्त से कर रही हैं। जैसा कि आपने कहा 32 साल 4 महीने आपके पति की हत्या के मामले में भी आरोपी है ये शख्स, आज उसे उम्र कैद की सजा हुई है। आपके मन में सबसे पहले ये फैसला सुनने के बाद क्या आया निर्मल जी? मेरे मन में तो अगर आप मेरी बात माने तो यही आया कि हमारे जजेस ने जो भी फैसला दिया है अपनी बुद्धि के स्तर के हिसाब से हम सबको ऑनर करना चाहिए। मैं भी उन्हीं में आती हूँ। पूरी नेशन को उनकी वर्डिक्ट को ऑनर करना चाहिए और मैं तहे दिल से इस वर्डिक्ट का ऑनर करती हूँ। लेकिन आप भी एक लंबा इंतजार इंसाफ का कर रही हैं। यासीन मलिक को लेकर आप क्या कहेंगे? जी 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 देखिए, मेरा केस अलग है। ये टेरर फंडिंग का केस था। टेरर फैलाने के लिए दूसरे देशों से फंड इकट्ठा किया गया। क्या दूसरे देशों ने ही ये काम किया है? जयचंदों की कमी है इस देश में। हमारे देश ने भी पूरा सहयोग दिया है, उसको फंड दिया है, देश भी विदेश भी सब लोगों ने। तो वो और इसी देश में यासीन मलिक को आज मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उसको आज ही से अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी शांति के लिए कलम और कागज पकड़ लेना चाहिए और जितना जो कुछ किया है उस सब को आज की डेट डाल के लिखना शुरू करना चाहिए। शायद उसको कोई शांति मिलेगी और प्लस माइनस किसी के पास पूछने जाने की जरूरत नहीं है। उसको अपना टेवा खुद दिख जाएगा कि उसने अपने लिए क्या किया है। इंसान को अपने लिए सब कुछ करना, अपनी शांति के लिए करना है। बाकी सारे रिश्ते नाते यहीं पे रह जाने हैं। हमारे अगर जीते जी भी श्वास जो है शुद्ध नहीं निकले और मरने के बाद तो कौन जाने कहाँ चले जाएंगे। हमारे अमलों के हिसाब से हमारे निबेड़े होने हैं। मैं यही कहती हूँ उसको प्रायश्चित का समय मिला है, प्रायश्चित करना चाहिए और उसको आने वाली जनरेशन्स को एक ऐसा पैगाम देना चाहिए कि जो आने वाले हमारी पीढ़ियां जो हैं, मैं बिल्कुल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड मैं कहती हूँ जो जिस धरती पे पैदा हुआ है वो उसी धरती का लाल है, वो इसी देश का बेटा है। वो जिस देश में भी पैदा हुआ है, जिस धरती का उसने अन्न खाया है वो वहीं का है। उसको उसकी वफादारी निभानी चाहिए हर एक को। तो यासीन मलिक को भी आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहिए, खुद जियो औरों को भी जीने दो। यही मूल मंत्र मैं आपको देके जा रहा हूँ और लोगों को ऑनर करना चाहिए। ईश्वर उसको प्रायश्चित का समय दे और वो अपनी आत्म शुद्धि करे, बैठ के सेल्फ एनालिसिस करे और उसको उसकी शांति के लिए मैं पुकार करती हूँ। क्योंकि आपने सुना होगा जब मैंने कहा था मुझे तो कलम कागज ने बचाया था, यासीन मलिक ने मुझे मार दिया था एक बार, हुकूमतों ने मुझे मारा बार बार। तब मैंने कहा था सौभाग्य कहूँ दुर्भाग्य कहूँ समझ ना पाती हूँ माँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ कि मैं क्या कहूँ, मैं तो हूँ तेरी बेटी। फिर क्यों कर तेरे ही बेटे ने तेरी बेटी की बिंदिया मेटी। श्राप भी दूं तो किसको दूं, दोष भी दूं तो किसको दूं, क्योंकि वो है तेरा बेटा, मैं हूँ तेरी बेटी। माँ यदि बिंदिया ना चढ़ती मेरे माथे की भेंट तो विनाशकारी तेरे ही बेटे ने तेरी बेटी की थी, तेरे ही बेटे ने थी तेरी हस्ती मेटी। आपको पता उस दिन आजाद घोषित करना था कश्मीर को रेडियो स्टेशन को कैप्चर करके, ये बहुत बड़ा एजेंडा था। हमारे देश को मुबारक है, फौजी जो हैं वो कफन पहनते हैं, वो पोशाक जो है कफन है। मैं अपने पति के लिए कहती हूँ कैसी थी वो पोशाक, ले गई जो अनुपम सुंदर मेरा सुहाग। खड़ा वो सड़क किनारे था, न था उसमें कोई रोश न राग। कर्तव्यवद सुंदर सिलोना पहने था वो सेनानी लिबास। जानता था वो कि कफन है मेरी पोशाक, जानते हुए भी देश के हित में पहनी थी उसने ऐसी पोशाक। आज अपने आप से सवाल करती हूँ मैं, ऐसा क्या तू कर पाया जो मेरे हिस्से ना आया। आज तो हिमालय से भी ऊंचा कहलाया। मैं भारत माता की बेटी कहती हूँ। मैंने एक बार इसका यासीन मलिक का 90 में जब टीवी पे देखा था इंटरव्यू, तो मैंने उसी टाइम कहा था मेरी बदकिस्मती, हर उस बेटी की बदकिस्मती
हिंदुस्तान की किसी बेटी ने इसके साथ शादी नहीं की। हर उस बेटी की बदकिस्मती है। वर त्यागती हूँ ना घर कभी, क्यों? क्योंकि तू जी आतंकवादी कहलाया है। धिक्कार है जीवन पर जो देश को समर्पित ना हो पाया है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे निर्मल जी, एक आखिरी सवाल छोटा सा। जी जी निर्मल जी, एक छोटा सा सवाल। क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पेट्रनेज एक सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर उसको मिलता रहा, यानी जो सियासी संरक्षण उसको एक अलगाववादी नेता के तौर पर मिलता रहा, वो एक बड़ी वजह रही कि आप जैसे लोगों को, परिवारों को इंसाफ अब तक नहीं मिला? छोटा सा जवाब। जी, हुकूमतें ही ऐसा चाहती थी, हुकूमतों की मंशा नहीं थी। अब इस हुकूमत ने संकल्प किया है कि गंदगी को साफ करना है, तो संकल्प से सिद्धि सबको दिखाई दे रही है। ठीक, धन्यवाद जी। यही एक छोटा से सवाल का जवाब मैं आपको दे सकती हूँ। जी, बने रहिए निर्मल जी। धन्यवाद। पठानिया साहब। जी 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 जी, क्या सवाल रिपीट करेंगे कृपया करें? सवाल है, सलमान निजामी की बात का आप जवाब दे रहे थे। अब सवाल ऐसे में ये उठता है, वो कह रहे हैं कि इनसे बातचीत तो एनडीए की भी पिछली सरकारों ने की है। ये अलगाववादी नेता के तौर पर बड़े रौब से घूमते थे, सबके सरकारी मेहमान बनते थे, सब सरकारें पैसा इनको देती थी। देखिए, मैंने आपको कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हाँ, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है भारत सरकार की, जिसे कहते हैं नीति और जो नजरिया जो कश्मीर के लिए था। आप मोहम्मद मकबूल भट्ट जो एक हवाई जहाज का किडनैप करेंगे, हवाई जहाज को अगवा करेंगे, और बाद में जब उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी तो उनको पहला मिलिटेंट कहा जाएगा, पहला जिसे कहते हैं एक फ्रीडम स्ट्रगलर कहा जाएगा वहां पे कश्मीर में। फिर उनके जब जिस जज ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज जो पीएन गंजू जिन्होंने उनको सजा दी, उनका जब कत्ल किया जाएगा तो बोलेंगे जस्टिस डिलीवर्ड। आप लसा को डायरेक्टर उनका कत्ल करेंगे तो आपको कश्मीर में जिसे कहते हैं बहुत बड़ा एक आपको नेता कहा जाएगा। ये धारणा बंद हो गई है। अब साफ है, भारत की प्रभुसत्ता, भारत की अखंडता और भारत के जिसे कहते हैं लोगों के विरुद्ध जो भी किया हुआ क्राइम, उसका देखें कितना शॉर्ट डिस्पोजल है। जो चलान था, अगर आप उसका ओवरव्यू अगर थोड़ा सा देखें, इतना फुल प्रूफ चलान यूएपीए कानून के तहत जो पेश किया गया, यासिर मलिक के पास कोई मौका नहीं था। बट मेरा वन लाइनर मैंने कहा, जैसे महबूबा मुफ्ती जी से और खासकर सलमान निजामी जी से, यासिर मलिक जिन्होंने भारत की मिट्टी पे भारत के विरुद्ध भारत का ही नमक खा के जो इतनी बड़ी साजिश की, क्या आप उसको आज के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? आप वाजपेयी जी, और उसमें मैंने कहा देर से टेक्टोनिक शिफ्ट, वहां पे बहुत बड़ा एक शिफ्ट है। मेरा वन लाइनर महबूब जी से, सभी कश्मीर के उन नेताओं से कि चुप क्यों है? पाकिस्तान की तो एक मजबूरी है कि आज उन्होंने जो उनके प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है वो एक विषय है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस फैसले का ये स्वागत करते हैं कि निजामी साहब स्वागत करते हैं इस फैसले का? जी, जस्टिस पठानिया साहब को पहले यह जवाब देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की आज आप बुराई करते हैं। यासीर मलिक खुलेआम घूम रहा था जब महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार में थे, उसके घुटने दबा रहे थे उस वक्त तो यासीर मलिक की याद नहीं आई आपको? और उस वक्त तो पासपोर्ट भी इशू आपने किया था, उस वक्त पासपोर्ट भी इशू किया। इस सजा को कैसे देखते हैं आप? इस सजा को कैसे देखते हैं? इस सजा को कैसे देखते हैं निजामी साहब? 120 बी 10 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना, 121 में उम्र कैद की सजा, 10,000 का जुर्माना, 121 ए, सुनिए पहले सुनिए, 121 ए में 10 साल की सजा, यूएपीए की धारा 13 में 5 साल, यूएपीए की धारा 15 में 10 साल, यूएपीए की धारा 17 में उम्र कैद, यूएपीए की धारा 18 साल, 38 जो है यूएपीए की धारा उसमें और साथ ही 39 में 5 साल की सजा। स्वागत करते हैं इस फैसले का। आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो भी है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं एनआईए कोर्ट का है अभी। एनआईए कोर्ट है साहब, क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है, लेकिन एनआईए ने तो दावा किया था इसको फांसी होनी चाहिए और उम्र कैद हुई, और उसमें कहीं ना कहीं कोई एविडेंस आपके पास नहीं आए जो प्रूव कर सके कि इसको फांसी हो, कि इसको करूंगा। दावा नहीं किया था, दलील किया था कोर्ट। और दूसरी सुनिए, मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए। आप मनी लॉन्ड्रिंग केस जो आपने दावा किया था, कश्मीर फाइल भी बनी, बोला कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया, आप मुझे बताइए चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की गई अभी तक?
आप मनी लॉन्ड्रिंग केस के बेसिस पे इसको उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आतंकवादी है, इसने इतने लोगों को कत्ल किया, उसकी चार्जशीट क्यों नहीं आप फाइल कर रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर में आज भी हालात देखिए, सारी कहानी लिख देंगे निजामी साहब, एक बार कहिए तो अच्छा हुआ, अब कम से कम जेल में तो रहेगा ऐसा।